और नेक्स्ट टॉपिक है आपका दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ स्क्रीन। सबको दिख रही है? स्क्रीन विजिबल है? ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। ठीक है, तो जैसे आपने स्टेबिलिटी डिफाइन करी थी फॉर द कंटिन्यूस टाइम सिस्टम, इसी तरीके से स्टेबिलिटी अपन डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट? इसके लिए भी कुछ अलग अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो अपन कोई मेथड्स के बारे में डिस्कशन नहीं करें। यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स होते हैं डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के लिए, पर जनरल अपन बात करेंगे। सिर्फ अपने अगर कोई शॉर्ट नोट आता है तो अपन लिख सकें, ठीक है। तो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में जब भी अपन स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, अगर मैं कंटिन्यूस टाइम सिस्टम के बारे में बात करूं तो कंटिन्यूस सिस्टम के बारे में अपन क्या कहते हैं कि जब भी मेरे पास जो नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स हैं वो अगर लेफ्ट हैंड साइड में, अगर सारे पोल्स अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाई करते हैं, राइट, दैट मीन सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा। अगर एक भी पोल्स अगर राइट हैंड साइड में लाई करा, दैट मीन सिस्टम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा, राइट। और जो पोल्स अगर इस पर्टिकुलर इमेजरी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, दैट मीन वो सिस्टम कौन सा हो गया? मार्जिनली स्टेबल हो गया, राइट। तो लोकेशन ऑफ पोल्स के अकॉर्डिंग अपन ने स्टेबिलिटी डिफाइन करी थी इन द कंटिन्यूस टाइम सिस्टम, राइट। तो इसी तरीके से अगर सपोज हमारे को डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में स्टेबिलिटी डिफाइन करनी है और डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में ऑलवेज यूज जेड ट्रांसफॉर्म, राइट। तो अपन जेड ट्रांसफॉर्म में डिफाइन करेंगे। तो जेड ट्रांसफॉर्म में जब भी अपन स्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं, इसका मतलब ये है कि जब भी अपन डिस्क्रीट टाइम में स्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं, अगर मेरे पास जेड ट्रांसफॉर्म में अगर मेरे पास कोई एक सर्कल है इट इज कॉल्ड मोड ऑफ जेड, राइट। इस सर्कल को अपन बोलते हैं मोड ऑफ जेड। आपने आई थिंक मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, राइट। दिस इज मोड ऑफ जेड। अगर हमारे पास सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन है फॉर जेड इक्वल टू 1। सपोज यूनिट सर्कल है, ठीक है। अगर यूनिट सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, यूनिट सर्कल के अंदर अंदर पॉइंट है, दैट मीन सिस्टम स्टेबल होगा। अगर यूनिट सर्कल के अगर बाहर कोई पॉइंट है, दैट मीन अनस्टेबल होगा। अगर इस सर्कल के पॉइंट्स पर मेरे को अगर पॉइंट्स मिल रहे हैं, दैट मीन्स वो सिस्टम क्या होगा? सॉरी, मार्जिनली स्टेबल होगा, राइट। इसके अंदर जो पॉइंट्स है दैट मीन सिस्टम स्टेबल होगा। इस पर्टिकुलर यूनिट सर्कल के अंदर के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो मेरा सिस्टम अनस्टेबल होगा। इस पर्टिकुलर यूनिट सर्कल के पॉइंट पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, राइट, तो उसको मैं क्या कहूंगा? दैट इज सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल। दैट मीन्स अगर मैं स्टेबिलिटी डिफाइन करूँ तो स्टेबिलिटी का डिफाइन करने का मतलब क्या होगा? फॉर द स्टेबिलिटी इन मोड ऑफ जेड लेस देन 1, सर्कल इज मोड ऑफ जेड इक्वल टू 1। एंड फॉर द स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, तो मोड ऑफ जेड के जो मैग्नीट्यूड है उस पर्टिकुलर पॉइंट्स के या फिर जो भी मेरे पास पोल्स होंगे वो कहाँ पे होने चाहिए? लेस देन 1, ठीक है। एक से कम होंगे दैट मीन सिस्टम क्या हो जाएगा? मेरा स्टेबल हो जाएगा, राइट। ये अपन किस में डिफाइन करते हैं? फॉर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, राइट, फॉर द डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। अगर अपन जेड ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करें, राइट, तो फॉर द स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू द मोड ऑफ जेड मस्ट बी लेस देन 1, राइट। इसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, राइट। इस कॉम्प्लेक्स प्लेन जो एक प्लेन है, सर्कल प्लेन है, एक प्लेन के अंदर होना चाहिए, राइट, ठीक है। इसमें लिखा भी मैंने दिस गिव द कंडीशन फॉर द स्टेबिलिटी दैट ऑल द पोल्स ऑफ जेड ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ जेड की जो भी पोल्स हैं वो शुड लाई विद इन द यूनिट सर्कल ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन, राइट। इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के यूनिट सर्कल के अंदर की अगर सारे पोल्स अगर लाई करेंगे दैट मीन सिस्टम क्या होगा? स्टेबल सिस्टम, राइट। इसमें जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, वहां से आप स्टेबिलिटी डिफाइन करते हो, राइट। तो क्वेश्चन है आपके पास, डिटरमाइन वेदर द सिस्टम ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रीट टाइम सिस्टम इज स्टेबल और नॉट। आपको बताना कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। तो अपन किसको अपन देखेंगे? सबसे पहले पोल्स को। तो मेरे पास ये जेड ट्रांसफॉर्म एच ऑफ जेड आपके सामने ट्रांसफर फंक्शन इन डिस्क्रीट टाइम डोमेन में आपको दे रखा है। डिस्क्रीट का सिस्टम दे रखा है, दैट मीन इसके जो पोल्स हैं वो आपको देखने हैं सबसे पहले। तो इसमें जो पोल्स हैं, जो 4z स्क्वायर प्लस 2z माइनस 1, इसको आप जीरो करोगे और इस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन के लिए आप इसको जीरो करोगे, राइट। सबसे पहले मैं सपोज पार्ट ए की बात कर रहा हूँ। तो पार्ट ए के लिए मुझे इस ट्रांसफर फंक्शन को, इस पर्टिकुलर न्यूमेरेटर पार्ट को जीरो करना है। इस न्यूमेरेटर पार्ट को जीरो कर दिया मैंने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसी द्विआधारी मेथड से आप सोल्व कर सकते हो। माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, राइट। तो इससे मेरा जो रूट्स आ रहे हैं दैट इज 0.31 एंड माइनस 0.81, राइट। इसका अगर मैं मोड निकालता हूँ जेड ऑफ मोड जेड, तो मोड जेड कितना आएगा? एक तो 0.31 आएगा, एक तो मेरे पास आ जाएगा 0.31 और एक मेरे पास आ रहा है 0.81, राइट। तो दोनों के जो पोल्स हैं आपके पास वो कहाँ लाई कर रहे हैं? लेस देन 1। इनकी जो वैल्यू है वो कितनी है? लेस देन 1। अगर लेस देन 1 है दैट मीन्स वो
यूनिट सर्कल के अंदर वो लाई कर रहे हैं, दैट मींस सिस्टम मेरे पास क्या हो जाएगा, स्टेबल सिस्टम। ऑल द रूट्स लाई विद इन द यूनिट सर्कल, दैट मींस सिस्टम इज स्टेबल। इसी तरीके से सेकंड में अपन डिफाइन करें तो इस पर्टिकुलर सिस्टम में मैं अगर ये न्यूमेटर पार्टिकल जीरो करता हूँ तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर मेरे पास जो पोल्स आ रहे हैं दैट इज जेड माइनस 15, तो 15 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 15, 2 एंड 1। तो मेरे पास यहाँ पे कौन कौन से पोल्स आ रहे हैं, 1 to 15। तो 1 तो जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, यूनिट सर्कल के ऊपर, जैसे यूनिट सर्कल के जो पॉइंट्स है उसके ऊपर ही लाई कर रहा है, ठीक है। और 2 और 15 कहाँ लाई कर रहे हैं, 2 और 15 लाई कर रहे हैं अपने राइट हैंड साइड, सॉरी आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। इस यूनिट सर्कल इसके आउटसाइड लाई कर रहे हैं, आउटसाइड लाई कर रहे हैं, दैट मीन सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल सिस्टम होगा। तो 1 तो उसके पर्टिकुलर सर्कल के पॉइंट पे लाई कर रहा है, और सॉरी 1 तो उसके पॉइंट पे लाई कर रहा है, 15 और 2 आपके आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहे हैं, दैट मीन सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल। दैट मीन मोर जो जेड ग्रेटर देन 1, इन दोनों केस के लिए दैट मीन सिस्टम इज अनस्टेबल, राइट। Since the poles, first two poles are greater than 1, the system is unstable. तो इस तरीके से आप स्टेबिलिटी डिफाइन कर सकते हो किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिस्टम की, राइट। इसमें किसी को कोई डाउट है, इसमें कोई भी इसमें भी कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें भी कोई आपको इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिर्फ आपके शॉर्ट नोट्स अगर आता है, शॉर्ट नोट्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ ए डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, तो आप उसको आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वाली प्रॉब्लम जो है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप सारा का सारा थ्योरेटिकल पार्ट है जो उसमें बचा हुआ है बाकी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द स्टेट स्पेस मॉडल ऑफ लीनियर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। कोई भी डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है उसका अपन स्टेट स्पेस मॉडल कैसे फाइंड करते हैं वो अपन इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टेट स्पेस मॉडल में आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे भी शॉर्टकट पढ़ना है, आपको यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, ठीक है। डिस्क्रीट और डिजिटल टाइम सिस्टम के लिए कोई भी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट आएगा, ठीक। किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिस्टम का अगर मेरे को स्टेट स्पेस मॉडल बनाना है, तो स्टेट स्पेस मॉडल बनाने के लिए आपके पास डिस्क्रीट टाइम सिस्टम की स्टेट स्पेस इक्वेशन होगी, राइट। जैसे कंटिन्यूस टाइम की आपके पास इक्वेशन होती है एक्स डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, राइट। इसी तरीके से डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के लिए अपन डिफाइन कैसे करते हैं, एक्स ऑफ एन, राइट, या फिर एक्स ऑफ के, इसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के लिए, ठीक है। एन और के आर द सैंपल्स, ठीक है। अपन डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के लिए सैंपल्स अपन डिफाइन करते हैं एक्स ऑफ के, और अपन वहां डिफाइन करते हैं कंटिन्यूस टाइम सिस्टम के लिए एक्स टी, राइट, ठीक है। इसी तरीके से हम कंटिन्यूस टाइम के लिए डिफाइन करते हैं और डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के लिए डिफाइन करते हैं एक्स ऑफ एन और एक्स ऑफ के, राइट। यहाँ पर अपने पास इक्वेशन होती है एक्स डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, राइट। यहाँ पर जो मेरे पास इक्वेशन होगी उसमें आप के जो सैंपल्स होंगे वो एक एक करके जा रहा हूँ, जैसे मैं बताता हूँ आपको कि सपोज एक्स ऑफ के मेरे पास सैंपल्स है, तो इसकी जो स्टेट स्पेस इक्वेशन होगी दैट इज इनपुट इक्वेशन एक्स ऑफ के प्लस 1 इक्वल टू ए एक्स के प्लस बी, यू इज द इनपुट, x is the state variable and x k plus 1 is the next सैंपल। जैसे x के सैंपल्स है, नेक्स्ट सैंपल कौन सा होगा, x k plus 1 होगा, फिर नेक्स्ट सैंपल x k plus 2 होगा, ठीक। तो x k plus 1 इक्वल टू a इंटू एक्स के प्लस बी यू, राइट। तो x डॉट इक्वल टू a x प्लस बी यू की जगह यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसने x डॉट की जगह x k प्लस हो, राइट। तो लगभग आपकी इसी फॉर्मेट में इक्वेशन है फॉर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। आउटपुट इक्वेशन जैसे आपकी कंटिन्यूस टाइम सिस्टम के लिए होती है y इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, वहाँ t की फॉर्मेट में, यहाँ पर आपने a सैंपल की फॉर्मेट में लिया है, राइट। दीज आर द स्टेट स्पेस इक्वेशन फॉर द डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। हियर uk इज द इनपुट, yk इज द आउटपुट एंड xk इज द स्टेट वेरिएबल, राइट। इस फॉर्मेट में अपन फॉर द डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के लिए स्टेट स्पेस इक्वेशन अपन डिफाइन करते हैं। फर्स्ट वन इज इनपुट स्टेट स्पेस इक्वेशन या द स्टेट इक्वेशन, सेकंड इज आउटपुट इक्वेशन, राइट, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के लिए मैंने एग्जांपल लिया है कि इस एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हो कि हाउ वी विल डिफाइनिंग द स्टेट स्पेस मॉडल, ठीक है, हाउ टू फाइंड द स्टेट स्पेस मॉडल। तो अपने सामने एक स्टेट स्पेस मॉडल गिवन है। अब स्टेट स्पेस जो मॉडल, सॉरी, सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन है। इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में आपके सामने जो मॉडल है वो आपके जेट ट्रांसफॉर्म के फॉर्मेट में, जैसे आप डिफाइन करते हो कंटिन्यूस टाइम सिस्टम के लिए, अगर मेरे पास
ये मेरे पास इंटीग्रेटर है 1/s। अगर यहाँ पे मैं x लिखता हूँ, डेट मीन्स यहाँ का जो रिवर्स डायरेक्शन में मेरे पास सेम क्वेश्चन में क्या आएगा, x डॉट। यहाँ पर x डॉट लिखता हूँ तो यहाँ पर x आएगा, राइट। दिस इज द इंटीग्रेटर। अगर मुझे डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में डिफाइन करना है तो यहाँ पर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में मैं इंटीग्रेट लूंगा, दिट इज 1/z। ठीक है। अगर मेरे पास ये सैंपल है x ऑफ के, इनपुट x ऑफ के, एक्स ऑफ वन, ठीक है, एक्स ऑफ के। तो यहाँ पर जो सैंपल आएगा, इधर वाला सैंपल, वो कितना आएगा, एक्स ऑफ के प्लस वन, एक्स ऑफ के प्लस वन। ठीक है। यहाँ पर मैं एक्स डॉट लिखा था, वहां पर क्या आएगा, एक्स के प्लस वन। इसी तरीके से देखो, यहाँ पर एक्स के था, ये एक्स के प्लस वन था, ये एक्स लिखते हैं, एक्स डॉट लिखते हो, राइट। इसी तरीके से अगर मुझे डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में डिफाइन करना है तो मेरे पास यहाँ पर एक्स के है तो यहाँ 1/z है, दैट मींस यहाँ पे क्या आएगा, एक्स के प्लस वन, राइट। इस तरीके से आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि और इसका रीजन भी है कि आप एक्स के प्लस वन का जब आप जेड ट्रांसफॉर्म करते हो तो आप जेड ट्रांसफॉर्म करते हो, क्या आता है, जेड 1 एक्स की पावर जेड। और जेड 1 एक्स की पावर जेड को आप 1/z से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक्स ऑफ जेड मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो, राइट। इसी तरीके से एक्स 1/z है, राइट। ये क्योंकि यहाँ पर जो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के लिए जो ट्रांसफर फंक्शन होता है, जैसे जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द जेड ट्रांसफॉर्म इनपुट, तो आपको यहाँ पर 1/z मिलेगा, ठीक। तो इसी डेरिवेशन से आप देख सकते हो या एक्स के आंसर कितना आएगा, एक्स के प्लस, राइट। तो इस तरीके से अपन इंटीग्रेटर को डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो उसी फॉर्मेट में यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन, आपको सिग्नल प्रोग्राफ लिखना है जिसमें यहाँ पे इनपुट है दैट इज यू एंड आउटपुट इज वाई एंड देयर आर 3 स्टेट वेरिएबल x1 x2 एंड x3, राइट। ठीक है। ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है, राइट। अब यहाँ पर मेरे पास 3 इंटीग्रेटर दे रखे हैं, जेड इनवर्स, जेड इनवर्स, जेड इनवर्स। जेड इनवर्स का मतलब है 1/z। और यहाँ पर आपके सामने एक 10 दे रखा है, दिस इज द गेन 10, और -3 -4 यहाँ पे फीडबैक दे रखे हैं आपके पास। अब इसको सबसे पहले स्टेट स्पेस इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, अगर ये x1 है, अगर यहाँ पे जेड इनवर्स है, इसका मतलब ये पॉइंट क्या होगा, x1 k प्लस वन। अभी मैंने आपको बताया इफ दिस पॉइंट इज x1, दिस पॉइंट इज x k, दिस पॉइंट इज x ऑफ k प्लस वन, राइट। तो अगर ये x1 है तो क्या हो जाएगा, x k प्लस वन, दिस दिस इज द x k प्लस वन, राइट। अगर ये मेरे पास x2 है, दिस x2 मतलब यहाँ पर x का मतलब दिस इज x ऑफ k, इट इज अंडरस्टूड। जैसे आपने कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम के लिए x ऑफ t डिफाइन किया था, जिससे यहाँ पर x ऑफ k बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड, राइट। दैट इज अगर दिस इज द x2 k, दैट मींस ये वाला पॉइंट मेरे पास क्या होगा, x2 k प्लस वन, दिस इज द x2 k प्लस वन, राइट। इसी तरीके से दिस इज x3 एंड दिस इज द x3 k प्लस वन। यहाँ पर अपन x3 डॉट लगा देते और यहाँ पर अपन k प्लस वन नेक्स्ट सैंपल ले, राइट। दिस इज x k प्लस वन, राइट। अब मुझे इक्वेशन लिखनी है कि अगर मुझे एक्स के प्लस वन की इक्वेशन लिखनी है, इट मींस दिस पॉइंट, इस पॉइंट की इक्वेशन लिखनी है सबसे पहले, इट मींस एक्स1 के प्लस वन इक्वल टू x2, ये तो आपको पता है पहले से, ये मैंने लिखा है। और दिस इज x2 के प्लस वन, दिस x2 प्लस k1, नथिंग बट द x3, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से डिफाइन कर दिया। अब मुझे x3 के प्लस वन की इक्वेशन लिखनी है, अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए, x2 सॉरी एक्स के प्लस वन इक्वल टू एक्स प्लस बी। मुझे 3 स्टेट वेरिएबल इसमें है, 3 इंटीग्रेटर है, इसका मतलब 3 स्टेट वेरिएबल होंगे। इसका मतलब मुझे चाहिए एक्स के प्लस वन, x2 के प्लस वन और x3 के प्लस वन। ये मुझे 3 इक्वेशन चाहिए, राइट। तभी अपन स्टेट स्पेस मॉडल ड्रॉ कर सकते हैं या फिर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो x3 के प्लस वन मुझे चाहिए दिस पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट से कौन कौन से अटैच पॉइंट है, तो u पॉइंट है। तो x3 के प्लस वन क्या क्या आ जाएगा, u ऑफ k, जैसे भी आप डिफाइन करो, u कर दो या फिर u कर अंडरस्टूड, ठीक है, u। और इस पॉइंट से एक तो है x2 डिफाइन है, -3x2, -3x2, x2 मीन्स x2k, एक ही बात है, x2 लिखो x2k लिखो। और x3 से -4 कनेक्टेड है, इट मीन्स -4 into x3 एंड दिस इज नथिंग बट द x3k प्लस वन, x3k प्लस वन। दोबारा बताया तो दिस इज x3k प्लस वन, एक तो आपके सामने u कनेक्टेड है, -4 into x3 कनेक्टेड है, -3 into x2 कनेक्टेड है, ठीक। -3 into x2, -4 into x3 प्लस, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, ठीक है। x3 के प्लस वन आ गया, ठीक है। अब मेरे पास x1 के प्लस वन है, x2 के प्लस वन है, x3 के प्लस वन है, तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, स्टेट इक्वेशन अपन लिख सकते हैं।
ठीक है, ऑल थ्री इक्वेशन आर गिवन, दैट मीन मेरे पास x1 के प्लस वन, x2 के प्लस वन, x3 के प्लस वन, और मेरे पास स्टेट वेरिएबल कौन कौन से होंगे, x1 x2 एंड x3, राइट। x1 के प्लस वन में सिर्फ x2 मेरे पास मल्टीप्लाई होगा, कोएफिशिएंट इज वन, दैट मींस x2 मेरे पास ये वाला पॉइंट है, दैट मींस ये वन होगा, दिस इज वन, रेस्ट एलिमेंट आर जीरो, रेस्ट एलिमेंट आर। इसी तरह से x2 के प्लस वन सिर्फ x3 है, तो x3 वाला पार्ट ये वाला है, तो यहाँ पर सिर्फ वन आएगा, रेस्ट एलिमेंट आर जीरो, और ऑल एलिमेंट आर जीरो, एलिमेंट को जीरो कर दिया मैंने। फिर x3 के प्लस वन में x2 का पार्ट -3 है, x2 का पार्ट -3, x3 का पार्ट -4, x3 का -4, एंड u का पार्ट 1, रेस्ट एलिमेंट आर जीरो, तो एक एलिमेंट ये बचा है, दैट इज जीरो। तो इस तरीके से आप स्टेट स्पेस इक्वेशन फॉर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम लिख सकते हैं। और मुझे अगर आउटपुट इक्वेशन लिखनी है तो ये दिस इज आउटपुट, आउटपुट से क्या क्या कनेक्टेड है, 40 इंटू एक्स, ये की कनेक्टेड है, ये करेक्शन कर लेना इसमें, यहाँ कनेक्टेड नहीं है, इक्वेशन लिखिए, ये यहाँ पे कनेक्टेड, ये करेक्शन कर लेना, दिस कनेक्शन यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे कनेक्शन होगा, फिर तो इक्वेशन सिर्फ 14 टू सॉरी 14 टू x1 ही आएगी, यहाँ पर करेक्शन कर लेना, ये यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। अगर यहाँ पे कनेक्टेड है, दैट मींस जो y की इक्वेशन होगी वो मेरे पास क्या होगी, 40 इंटू x1, इट 40 इंटू x1, और प्लस 10 इंटू दिस इज 10, और ये 10 कहाँ से जा रहा है, यहाँ से, तो प्लस 10 इंटू x2 प्लस 14 इंटू x1, 14 इंटू x1 प्लस 10 इंटू x2, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ये यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं। अब y के लिखना है, तो दीज आर द स्टेट वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स, तो इसमें आपके पास x1 का कोएफिशिएंट 40, x2 का कोएफिशिएंट 10 है, और x3 का नहीं है, तो बाकी एलिमेंट ठीक है। तो इस तरीके से मैं स्टेट स्पेस इक्वेशन और द स्टेट स्पेस मॉडल फॉर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका डिस्क्रीट टाइम सिस्टम का है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? क्लियर है? अब उसके बाद में अपन यूनिट जो आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ, 4 यूनिट होगी अपने पास, 2 यूनिट अपने पास बाकी है, एक यूनिट तो है यूनिट नंबर थर्ड एंड यूनिट नंबर सॉरी यूनिट नंबर 4 एंड 6। ठीक है, 1 2 3 एंड फिफ्थ। ठीक है, ये मैं करा चुका हूँ। अब यूनिट आपके पास जो फोर्थ यूनिट है, तो फोर्थ यूनिट का जो मैंने आधा पार्ट है, फोर्थ यूनिट का आधा पार्ट मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ दूसरे वाले यूनिट के अंदर। ठीक है, अपनी आधी यूनिट बची हो, मैं आपको सिलेबस बता दूंगा, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक मैं करा चुका हूँ, और आधी यूनिट बची है वो अपन करेंगे। ठीक है, उसमें कुछ टॉपिक्स हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन है, फ्रीक्वेंसी डिजाइन है, डिजाइन स्पेसिफिकेशन और फ्रीक्वेंसी डोमेन, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, वो मैं सब करा चुका हूँ। आधा यूनिट का जो पार्ट है वो अपना बचा हुआ है।